नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियां सुनाता हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं, कहानी आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करके कमेंट में लिखिएगा जय श्री श्याम। आपका नाम, कौन सी जगह से आप ये वीडियो देख रहे हो, वो जगह जरूर लिखिएगा। कहानी का किरदार कल्पेश और गुंजन हस्बैंड वाइफ है, और जो गुंजन है एक ऐसे रईस परिवार से आई, एक ऐसी नासमझ सी गुड़िया है जो कि इस साधारण से परिवार में एडजस्ट नहीं हो पा रही है। कल्पेश एक साधारण सा लड़का है, घर में सबसे छोटा है, बड़ी दो बहनें हैं और उन दोनों की शादी हो चुकी है। वो दोनों अपने अपने घरों में सुख है उन्हें और संपन्न है, परेशानी कोई नहीं है। कल्पेश ये कहते हैं जब इनसे बात हुआ कि नितिन, मैंने पिक्चरों में तो सुना था चमत्कार होते हैं, या कहीं भजन कीर्तन होता है, कोई बाबा जी सत्संग कर रहे हैं तो वहां सुन लिया। असल जिंदगी में भी ऐसे चमत्कार होते हैं, सोचा भी नहीं था। इनके साथ क्या हुआ विस्तार से बताता हूं। अभी फिलहाल इंट्रो, फिर शुरू करता हूं। हर हर महादेव। कल्पेश और गुंजन की शादी को तकरीबन 8 महीने करीब हो चुके थे। कल्पेश का एक छोटा सा सपना था, ये अपने दोस्त के साथ मिलकर एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, और ये लेबर नहीं है, मालिक लोग हैं, ठीक है। और वो फैक्ट्री कोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, एक सपना ये था कि बड़ी फैक्ट्री खड़ी करनी है और कुछ ऐसा करके दिखाना है जो कि घर परिवार में सबको गर्व हो, और गुंजन की भी जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर पाऊँ, क्योंकि ये ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो कि अपमानित ना होता हो। इनकी धर्मपत्नी ने इन्हें ऐसे ऐसे शब्द बोले हुए थे जो कि आप सुनने के बाद हमेशा गुस्से में ही रहोगे। आदमी अगर दफ्तर में, ऑफिस में परेशान है, एक बार को एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर वो वहां से खुश होकर आया और घर पर कलेश हो गया, घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई, घर पे मनमुटाव हो गया, तो वो परेशान ज्यादा हो जाएगा। बॉस की या क्लाइंट की किचकिच तो चलो कुछ देर की है, मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर घर वाली बात परेशानी में बढ़ गई तो क्या से क्या हो जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। ये हर बार इन परिवार वालों को अपने मम्मी पापा और फैमिली से कंपेयर करने लग जाती थी। हमारे घर में इतनी गाड़ी, तुम्हारे घर में तो गाड़ी नहीं है, हमारे घर में तो ऐसा गोल्ड होता है, तुम्हारे घर में ये नहीं है, हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ों पर बड़े बड़े ताने देती थी सास ससुर, बड़ी बहनों को और अपने पति को भी। ये उस तरीके की लाड़ प्यार से पली बिटिया है जिसको घमंडी कह सकते हो। उसे इंसान को इंसान समझने का कभी मौका ही नहीं मिला। माता पिता ने हर चीज़ उसकी कहने से पहले ही फरमाइश पूरी करी है, तो उसे आदत नहीं है किसी से कुछ मांगने की। यहाँ पर सिचुएशन बिल्कुल अलग है। जो माता पिता हैं वो हर दिन बस एक दर्द भरा घूंट पीकर रह जाते हैं कि भाई लड़का आएगा, उससे ना कुछ कहें तो ज़्यादा बेहतर है। और घर पर ये इतने कलेश करने लग गई कि किसी भी तरह से इन दोनों को घर से बाहर करके वृद्धाश्रम पहुंचाया जाए, और इस घर पर सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड का हिसाब किताब होगा। एक बार की बात है जब सिर पर से पानी निकल गया। इन्होंने, मैडम ने, एक शादी में जाना था जिसमें इन्होंने एक साड़ी डिसाइड करी, वो ही लेनी है। जिससे दुकान से ये देखकर आई हैं, इत्तेफाक से वो दुकान वाला इनके पापा को जानता था। उन्होंने ये बोल दिया कि आप घर जाइए, एड्रेस लिखवा दीजिए, बिटिया मैं भिजवा दूंगा, मैं जानता हूँ आपको और फैमिली को। वो साड़ी आप मैं ये नहीं कहूँगा कि इतनी महंगी आती है, नहीं आती, मुझे कोई डाउट है, भाई साहब महंगी से महंगी आती है। इसकी वो जो साड़ी है, इतने की मानकर चलो कि जितना ये फैक्ट्री में 3 महीने में प्रॉफिट बनाते होंगे, इतने की साड़ी है वो। और माता पिता ने बस ये बोल दिया कि बिटिया हमारे पास भी बहुत अच्छी अच्छी साड़ियां हैं, एक बार उसमें से भी देख सकते हो। उन्होंने इसे लेने से थोड़ी ना मना किया था, उन्हें तो पता भी नहीं था कि ये साड़ी देखने गई है या कितने की साड़ी है। बस घर में कोई डिस्कशन हुआ तो माता पिता ने बोल दिया कि हमारे पास भी नई अच्छी साड़ियां हैं, तो उसे लगा कि मैं नई साड़ी खरीद रही हूँ, इसकी वजह से ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। उस लड़के ने उस दिन ये जब घर में कलेश होता देखा तो हाथ जोड़ के तीनों के सामने ये कहा कि मैं क्या करूं, मुझे बता दो, जो कि आप तीनों का मन शांत रहे।
क्या करूं? बेटा हमें समझ नहीं आता कि ये बहू लेकिन परेशान किस बात पे हुई है, क्यों गुस्सा हुई है। उससे पूछा गया तो उसने कहा कि मैं एक साड़ी भी नहीं खरीद सकती क्या अपने मन से? उसने कहा हाँ खरीद सकते हो, और इसमें मम्मी पापा तुम्हारे को रोक थोड़ी ना रहे हैं। नहीं, इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि हमारे घर में भी साड़ी रखी है? नहीं नहीं है, दीदी के लिए भी शादी में आई थी और हमारे घर में है, नई साड़ियां हैं, वो तो मुझे पता है। नहीं तो मैं तुम्हारी चॉइस की तो साड़ी नहीं पहन सकती। तुम सबका स्टैंडर्ड मैंने देखा है। जो मेरी फ्रेंड है उसकी शादी में मुझे जाना है, तुम्हें भी पता है। और तुम्हें सिर्फ मैं इसलिए लेकर नहीं जा रही क्योंकि वहाँ एक स्टेटस है और तुम हमारे स्टेटस को मैच नहीं कर पाओगे। ये इनकी धर्मपत्नी के शब्द थे। इसने कहा कि तो मम्मी पापा आप चुप हो जाओ, एक मिनट पूछ लूँ इससे क्या बात हुई है, तो नाराज़गी क्या है? मैंने एक साड़ी अपने लिए पसंद करी है। हाँ ठीक है, और वो कुछ देर में अभी घर पर डिलीवरी दे देंगे। साड़ी घर पर पहुंचा देंगे? क्यों, ऐसा क्या है? वो उन्होंने सैंपल दिखाया था और दूसरी जो ओरिजिनल नई साड़ी आएगी वो उनके गोदाम पे थी और मुझे जानते हैं, डैडी का नाम है। तो ठीक है, कितने की है साड़ी? उसने पैसे बताए। तब जाके तो माता पिता को पता चला था कि ये कितने की साड़ी है। इनके पूरे खानदान में कभी किसी ने एक साथ इतने पैसों के कपड़े नहीं खरीदे थे जितने की मैडम साड़ी ले आई। हाँ ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। मम्मी पापा को भी बड़ा अजीब लगा कि इतने पैसे एक साड़ी के लिए। इसने जाते ही बाहर अपने एक दोस्त को फ़ोन करा कि भाई इतने पैसों की ज़रूरत पड़ गई है और अर्जेंट है, एक डेढ़ घंटे में कहीं से भी पैसे मिलें, बस चाहिए। उसने वजह भी नहीं पूछी दोस्त ने कि ठीक है मैं दो एक लोगों से बात करके करवाता हूँ अरेंजमेंट। पैसे अरेंज हो गए भाई साहब, और काफ़ी महंगी, मैंने बताया ना, अच्छी रकम की साड़ी। वो साड़ी आई और मैडम ने बहुत सारी और भी बातें बोली थी, वो बताता रहूँगा तो कहानी लंबी होती चली जाएगी। बस आप ये मान लीजिए कि इनके किरदार को आप बहुत बुरे से बुरा बोलना शुरू कर चुके होगे, लेकिन देख लेना कि अभी परिवर्तन किसे कहते हैं। इनके दोस्त ने इन्हें पैसे पकड़ाए, बस तब पूछा कि सब कुछ ठीक तो है, घर में कोई हारी बीमारी तो? कह रहा कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, बस तेरी भाभी अपने घर जा रही है और वहाँ पर किसी को इसने पैसे देने थे। अब जुबान दे दी थी कि चल मैं तेरी हेल्प कर दूंगी पैसे से, और मुझे कह रही थी कि पापा से पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ कोई बात नहीं यार, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अगर ये बताता ना कि साड़ी के लिए, तो शायद दो बातें तो इसका दोस्त भी समझाता कि भाई हाथ थोड़ा रोक ले, क्या कर रहा है। क्योंकि फैक्ट्री में इन्हें इतने प्रॉफिट नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि कोई फैक्ट्री का मालिक है तो वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला ही हो गया। उसकी सिचुएशन कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़राब भी होती है। दुनिया भर के लोगों को पैसे देना है, मार्केट से क्लाइंट का जो काम ले रखा है वो टाइम पे देना है, और कभी कभी क्लाइंट भी मुकर जाते हैं कि टाइम से आपने डिलीवरी नहीं दी, अब हम कहीं और से ऑर्डर कर चुके हैं, बात खत्म हो गई, अब जाओ अपना बेचो इसे बाहर सामान को। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। दूसरे का काम हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन इसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। भाई यार दोस्त हैं, कब तक मदद करेंगे? माता पिता है वो अपने सा मुंह लेकर रह जाते हैं, आंखों में आंसू बस रोज पीते रहते हैं। धर्मपत्नी है वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है, वो हमेशा गुस्से में रहती है। आगे का टाइम कितना ज़्यादा खराब होगा इसने सोचा भी नहीं था। लेकिन जब टाइम खराब चल रहा हो उसके अंदर बाबा शाम आ जाए ना, तो खराब समय से भी अच्छे समय का दौर पता नहीं चलता। आपको ऐसा लगेगा पलक झपकते ही सब कुछ ठीक हो गया। एक बार ये फैक्ट्री में ही था, रो रहा था। इसके दोस्त ने आकर पूछा कि भाई सब ठीक है? नहीं नहीं सब ठीक है भाई, ये तो बस ऐसे ही कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं कभी कभी। नहीं मुझे तू बता सकता है? कह रहा जिस दिन मैं अपने घर की बात बाहर करने लग जाऊंगा तो उस दिन मैं मूर्ख कहलाऊंगा। घर की बात घर के अंदर रहे तो ज़्यादा सही है। कह रहा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं भाई, क्योंकि भाभी का नेचर मेरी जो वाइफ है वो बता चुकी है कि जानती है, कुछ इनकी कॉमन फ्रेंड है उसके माध्यम से, कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड या घमंड कह सकता हूँ उनमें। अब ये नहीं पता कि शादी के बाद है कि नहीं, लेकिन कॉलेज टाइम में उनका हिसाब किताब कुछ अलग ही था। इसने कहा कि बस ये मान ले कॉलेज से अभी वो बाहर आई नहीं है, उसकी ज़िंदगी आज भी प्रिंसेस वाली चल रही है। खैर कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने कहा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मैं तेरे को पहले भी कहना चाहता था, तू एक बार मेरे साथ खाटू श्याम चल। कहाँ चलूँ? खाटू श्याम बाबा के, और दर्शन कर, अरदास लगा, क्या पता तेरी
मन की बात बाबा तक पहुंच जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। कह रहे बाबा का आश्रम किधर है? कहता खाटू श्याम बाबा का आश्रम हर उस दिल में है जो कि एक बार जय श्री श्याम बोल देता है। मैं समझा नहीं। भाई अगर तूने जय श्री श्याम बोला तो ये मान कि बाबा का आश्रम तेरे दिल में बन गया। अच्छा, यहाँ पर कहानी से हटकर एक छोटा सा मैसेज है आप सभी के लिए। ये कोई इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर नया चैनल बनाकर मेरी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। भाई साहब और बहन जी, आप जो भी हो, क्योंकि हमें पता तो है नहीं अभी फ़िलहाल कि आप कौन हो, लेकिन आपकी ये जो चोरी चकारी चल रही है ना, चोरी चकारी बोलेंगे इसको कोई कंटेंट प्रमोटर तो आप हो नहीं कि आपको मैंने हायर कर रखा और आप मेरी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, राइट? एक मेल या एक मैसेज के बाद आपके दुकान का शटर गिर जाएगा। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं चलता, आप लोग अपलोड करते जा रहे हो और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे क्या कह सकते हो उसे, नापसंद करने वाले बहुत हैं, लेकिन पसंद करने वाले भी दो एक लोग हैं। उनके मैसेज मेरे पास आए रखे हैं और अभी मैं इस वीडियो के माध्यम से बोल देता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसी वीडियो आती है जिसके अंदर मैं हूं या मेरी आवाज़ है, मुझे इंस्टा पर शेयर कर देना। उसके बाद का हैप्पी बर्थडे हम करेंगे। एक एक वीडियो को अपलोड करने में प्रोसेस करके देखो, और अगर आपको ऐसा ही है ना कि हम तो बाबा की कहानियां ही तो आगे भेज रहे हैं, तो भगवान ने तो मुंह आपको भी दिया होगा, बोल तो आप भी सकते हो। चैनल बनाने में क्या रुपया लगता है? बहुत बुरी लग रही है बातें, ऐसे मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर का सामान उठाकर चुराकर अपलोड करके सोचते हो कि हमने बहुत बड़ी क्रिएटिविटी कर दी, तो तुम मूर्ख हो सबसे बड़े। अब होता क्या है कि जैसा इनके दोस्त ने बताया वैसा अभी मन में डाउट सा रह गया कि भैया क्या चीज़ बोल रहा है। बाबा श्याम आप सभी के दिल में रहते हैं, तो इसने कुछ बाबा के बारे में चीज़ें बताई, कुछ बाबा के किस्से कहानियाँ बताए, उसकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन हुआ था वो बताया। इसे सुनकर बड़ा अच्छा लगा, लेकिन बाबा के बारे में और जानना चाहता है। तो इसने कहा कि एक काम कर, मेरे खर्चे पर तू मेरे साथ चल। पैसों की दिक्कत है मैं जानता हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे खर्चे पर, मेरे कहने से, बस तेरे को आने जाने में जो कष्ट होगा वो होगा। बोल क्या बोलता है? इसने कहा बिल्कुल चलेंगे भाई, क्योंकि देखिए जब इंसान का वक्त खराब चल रहा होता है ना, तो कहीं से भी हल्की सी भी रोशनी दिखती है तो वो बस उसी के पीछे चल देता है। कल्पेश को उसके दोस्त ने मना किया था कि गुंजन भाभी को और अम्मा बाबूजी को नहीं बताना, लेकिन इससे ये राज रह नहीं पाया और इसने घर पर आकर बता दिया। गुंजन ने कहा कि इतने टाइम से हम भी कहीं घूमने तो गए नहीं है, तो मैं भी चलूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल चलो ना, लेकिन एक मेरी शर्त है। क्या शर्त है? वो तुम्हारा फ्रेंड चाहे तो हम सबके साथ आ सकता है, लेकिन मैं बस वगैरह में तो धक्के नहीं खाऊंगी, ना ट्रेन से जाती हूँ मैं। उसने कहा अब हवाई जहाज की टिकट की ज़रूरत नहीं है, इतनी दूर नहीं है, तो हम बस से और गाड़ी से ही जा सकते हैं। कह रही हाँ वही बता रही हूँ, मैं कल डैडी को फ़ोन कर दूंगी, वो गाड़ी और ड्राइवर भेज देंगे। ये अपने बस आंखों के आंसू दबाए बैठा था कि कितना जलील होऊंगा समझ नहीं आती। अम्मा बाबूजी ने कहा कि बेटा हम चलें क्या, अगर तुम बस से चलो तो। कल्पेश ने कहा कि आप तीनों घर पर रहो ना, मैं पहले एक बार दर्शन कराता हूँ। तो उसने गुंजन ने कहा कि मैं पूछ नहीं रही, मैं बता रही हूँ कि मैं भी चल रही हूँ और हम अपनी गाड़ी से ही जाएंगे। डैडी ने अभी कुछ दिन पहले नई गाड़ी भी खरीदी है। इसके पास जवाब था ही नहीं। इसने कहा ठीक है, मैं अपने दोस्त को फ़ोन करके मना कर देता हूँ। हाँ उसे मना कर दो। इन्होंने अपने डैडी को फ़ोन कर दिया। कल्पेश ने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। उसने कहा भाई बाबा श्याम तेरे पर कृपा बरसाएं भाई, तेरा तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, तू घर से हारा हुआ है। मार्केट में तो एक बार को हम जीत भी जाएंगे, तू घर से हार गया। इसका मैंने बताया ना कि एक सपना हुआ करता था एक फैक्ट्री खोलने का, और ये अपने सपने से हर 2 कदम पीछे होता जा रहा था। पैसे जोड़ता था और बाकी उतने पैसे तो होने चाहिए ना अकाउंट में कि आप लोन के लिए अप्लाई कर दो, उन पैसों में भी घटता जा रहा था। शादी से पहले कुछ पैसे इसने जोड़े थे और शादी के हर 1 महीने 1.5 महीने बाद, ऐसा नहीं कि सिर्फ वाइफ की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनकी जो बड़ी दीदी हैं उनके ससुराल वालों ने एक डिमांड कर दी शादी के 8 साल बाद, वो पूरी करने में इसके पैसे 100 में से 75% ख़त्म हो गए थे। उसके बाद छोटी बहना है, उसके लिए ज़रूरत पड़ गई थी बीच में पैसों की। तो बस ये मान लो कि अपने सपने पहुँचते पहुँचते, मतलब पूरे करते करते, या अपने सपनों को छूने वाला होता है
तभी एक काम ऐसा आ जाता है कि ये सीढ़ियाँ उतर जाता है। ये हर बार अकेला बैठकर रोता था। शादी से पहले भी इसका यही हाल था और शादी के बाद 2 आंसू कुछ ज़्यादा ही हो गए। अगले दिन सुबह सुबह गाड़ी आ गई, भाई साहब चमचमाती हुई, ड्राइवर भी आए और मैडम तैयार थी। जो भाई साहब हैं कल्पेश, ये अपने दोस्त के पास गए थे पूछने के लिए कि भाई मतलब श्याम मंदिर हम जा रहे हैं तो कैसे कैसे क्या क्या करना होता है। उसने जितना हो सका बता दिया, क्योंकि वो श्याम प्रेमी तकरीबन 7 साल से है तो काफ़ी कुछ जानता था। इसने सारी बातें जितनी इन्फॉर्मेशन थी मिली और घर आया। वाइफ ने ड्राइवर के सामने ही जितनी बेइज्जती हो सकती थी इनकी कर दी। पापा ने ड्राइवर भेज दिया, पापा ने गाड़ी भेज दी, इन्हें 15 मिनट हो गए हैं आए हुए, इनके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं है, कम से कम चाय कॉफ़ी कुछ तो होना चाहिए था। कहाँ चले गए थे तुम? तो कल्पेश ने कहा कि चाय कॉफ़ी तुम भी तो कर सकती थी। नहीं, तुम्हारी माँ और पिता अभी तक सो रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए था कि ड्राइवर आ रहे हैं। क्यों, तुम घर में नहीं थी क्या? नहीं, मैं थी, लेकिन कम से कम तुम्हें देखना चाहिए था। तुम कहाँ चले गए थे सुबह? उसने कहा मैं खाटू श्याम कैसे जाना है, क्या क्या वहाँ होता है। अरे क्या होता है, क्या मंदिर है, मंदिर में जाने में क्या ही होगा। इसको समझ नहीं आ रहा है इसे किस तरह से मैं चुप करूं, सामने ड्राइवर है, थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट रख ले। लेकिन उसने भाई साहब रोड पर खड़े होकर इन भाई साहब की खूब उतार दी। ड्राइवर के सामने तो इज्जत उतर ही चुकी थी, माँ बाप के सामने रोज उतर रही थी, दोस्त को भी पता था। बाजार में एक तरह से ये उस तरह का इंसान था कि चलते फिरते लोग इसकी तरफ उंगली उठाकर हंस सकते थे। और ऐसा आदमी कुछ भी कर सकता है, आप समझ लेना इस बात को। वो तो घर ऊंचा नहीं है, वरना छत से। होता क्या है कि ये गाड़ी में बैठे और बाबा श्याम के मंदिर पहुंचे। यहाँ एक और समस्या हो गई भाई साहब, यहाँ तो लाइन लग रही। लाइन में ये मैडम लगेंगी। इन्होंने लाइन जैसी देखी ना तो कल्पेश जाकर लाइन में लगा तो इसने मना कर दिया। कह रही पहली एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैं यहाँ गर्मी में खड़ी नहीं हो सकती, मैं जा रही हूँ गाड़ी में बैठने, और जब तुम्हारे ये दर्शन वर्शन का ड्रामा हो जाए ना तो बैठ जाना। अरे तुम ही तो आई थी ना मेरे साथ कि मुझे भी चलना है दर्शन करने के लिए। कह रही मैं तो आउटिंग नहीं हुई थी बहुत टाइम से, कहीं घूमने नहीं गई थी, इसलिए आ रही थी। अब इतनी बड़ी भीड़ में मैं नहीं खड़ी हो सकती। अरे मैं आज तक अपनी लाइफ में ऐसी भीड़ में नहीं खड़ी हुई हूँ। तो एक अम्मा जी साथ में ही खड़ी थी, उन्होंने कहा बेटा लाइफ में कितनी बार आई है बाबा के दर्शन करने? उसने कहा आपसे मतलब मेरा? आप कौन हो जो बीच में मुझे नॉलेज दे रही हो? आपसे कुछ पूछा है? नहीं बेटा, मैंने तो बेटी जैसी है तू इसलिए बोल दिया। तेरी बेटी जैसी हूँ लेकिन हूँ तो नहीं ना, सगी बेटी को सिखाओ ये सारी बातें। मेरे माता पिता ने कभी मुझे लाइन में लगना नहीं सिखाया, जो चाहिए जब चाहिए जहाँ चाहिए मुझे मिल जाता है। उन्होंने कहा बेटा घमंड तो रावण का नहीं बचा, तेरा क्या बचेगा? ये आप बेकार की बातें मत करिए मेरे से। हाँ बेटा, तेरे से तो बात करना ही बड़ा भारी पड़ रहा है, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। कल्पेश ने हाथ जोड़ रखा था और माँ जी गलती, मैं सॉरी बोलता हूँ। तो अम्मा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि बाबा तेरे पर कृपा करें, और बिटिया तू भी बहुत खुश रहे। हाँ हाँ ठीक है, आप जाइए यहाँ से। इतनी बदतमीजी से बोलने वाली एकमात्र वो लड़की थी जो कि इस श्याम मंदिर में खड़ी थी, और ये वास्तव में इस भीड़ में खड़ी नहीं हुई, ये जाकर गाड़ी में बैठ गई। ये अपना लाइन में लगे रहे। तकरीबन 20-25 मिनट बाद एक आवाज़ आई कि अरे मुझे आगे जाने दीजिए, आप यहाँ पर मुझे रोक क्यों रहे हैं? आप हटिए बीच में से, आप मुझे ऐसे कैसे रोक सकते हैं? तो इसने पलट कर देखा तो वो पीछे लोगों से झगड़ा कर रही थी। भाई लोग आगे नहीं जाने दे रहे थे कि सब लोग लाइन में खड़े। तो अम्मा जी ने कहा कि अरे मेरी बिटिया है, ये बाहर गई थी किसी काम से, आने दो। तो लोगों ने भाई जब अम्मा जी कह रही हैं तो आने दिया। तो आपने थैंक यू मुझे ऐसे बोला और आने दिया, बट आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। कल्पेश ने कहा अब तुम आ गई ना, बस गुस्सा क्यों हो रही हो? नहीं नहीं इट्स ओके, और थैंक यू आंटी, आपका मतलब हो गया दर्शन? उसने कहा बस अभी 2-3 लोगों के बाद है, बाबा मुझे दिख रहे हैं यहीं से। बाबा श्याम के सामने आने के बाद इन दोनों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने मन से एक एक अरदास लगा दी। लगाने के बाद ये मंदिर से बाहर उतर रहे थे, तभी इनके पीछे वो आंटी भी चल रही थी। वो लड़खड़ा कर, सीढ़ियाँ हैं आपने देखी होगी, उससे गिर गई। कल्पेश जब तक आंटी को सहारा देता तब तक ये गुंजन भागकर पहुंच गई, उनको वहीं पर बैठाती है। आसपास लोग भी आ गए थे। अम्मा जी आप ठीक हो? हाँ हाँ बस ठीक हूँ, ये पैर मुड़ गया है। उनके पंजे में ऐसी मोच आ गई थी कि वो मतलब चल नहीं पाएंगी ढंग से। 2-1 दिन का तो उन्हें आराम अब ज़रूरी है, लेकिन यहाँ से घर कैसे जाएंगी? इसने यही चीज़ पूछी कि आप अम्मा जी कहाँ रहते हो?
उन्होंने कहा बेटा बस यहीं पास में ही घर है। पास में कितना, पास कहाँ है आप मुझे बताइए। ए ड्राइवर को बुलाया, 1 मिनट इधर आइए आप, यहाँ आसपास कोई मेडिकल स्टोर होगा, भाग कर जाओ और वो स्प्रे आता है ना पेन किलर वाला, वो लेकर आओ जल्दी। दीदी कहाँ मिलेगा? अब ये सब कुछ मैं बताऊंगी तो मैं ही लेकर चली जाऊंगी ना गाड़ी। जो कह रही हूँ लोगों से पता करो और जाओ। हाँ हाँ दीदी, आप जानते ही हो गुस्से में तो हमेशा ही रहती है। अरे बिटिया तू क्यों परेशान हो रही है, मैं चली जाऊंगी और मुझे ऐसा भी दर्द नहीं हो रहा। अम्मा जी दर्द नहीं हो रहा था तो आप अभी तक उठ के बैठ गई होती। जिस तरह से आपका चेहरा बता रहा है और आंखों पे आंसू दिख रहे हैं ना, साफ पता पड़ रहा है कि आपको दर्द हो रहा है। आप बैठे रहो, वो ला रहा है। 5-10-15 मिनट लगे होंगे, भाई साहब कहीं से मेडिकल स्टोर आसपास है ही, वो ले आए। स्प्रे लगाने के बाद इन्होंने अपना चुनरी ही अम्मा जी के पैर में बांध दी कि स्प्रे लगाने के बाद थोड़ा इसे गर्म पट्टी या कुछ लगाना होता है तो असर ज़्यादा होता है। आप कहाँ रहती हो अम्मा जी बताइए। अब कल्पेश खड़ा होकर सिर्फ ये देख रहा है कि मैंने ये वाला रूप इसका ज़िंदगी में पहली बार देखा है। ये वहीं सीढ़ियों पर बैठे हैं, बाबा शाम की छड़ी घूमती है तो लोग कहाँ कहाँ के ठीक हो जाते हैं। अम्मा जी ने बताया कि यहाँ से तकरीबन 6-7 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेरा घर गांव जो है पास में ही है, तू परेशान ना हो। अम्मा जी को घर पर छोड़कर आइएगा और पहले बेल रिंग करिएगा घर की। जब घर के लोग आ जाएं, अम्मा जी घर में बैठ जाएं, तब आइएगा। मैं आपसे पूछूंगी कि आपने कहाँ ड्रॉप किया और अम्मा जी का एड्रेस और फ़ोन नंबर लेकर आइएगा। अम्मा जी आप गाड़ी में आइए। अब वो गाड़ी ऐसी लग्जरी कि बस क्या ही बताऊं। अम्मा जी को भी थोड़ी उसमें गाड़ी में बैठने में झिझक उठ रही थी। कल्पेश ने उनकी तरफ देखा और हाथ जोड़ दिया कि ये रूप मैं भी पहली बार देख रहा हूं, जो हो रहा है होने दो। अम्मा जी ने दोनों को आशीर्वाद दिया, गाड़ी में बैठती हैं। वो भाई साहब गाड़ी लेकर चले गए अम्मा जी को छोड़ने के लिए। तो कल्पेश से क्या कहती हैं कि मुझे कुछ भूख सी लग रही है, ये सामने देखो यहाँ हलवा पूड़ी है ना, शायद आलू की सब्जी होगी। ये लड़की रेस्टोरेंट भी कुछ ही डिसाइड करके बैठती है वहाँ, बाकी में नहीं जाएगी। आसपास की लोकल जो ये स्ट्रीट फूड्स वगैरह होते हैं ना, छोले भटूरे, छोले कुलचे, चाउमीन, चिल्ली पटेटो, ये जो रोड पर मिल जाता है, इनकी तरफ देखती भी नहीं है। पानी भी बॉटल वाला ही पीती है। सोचिए लेवल। खैर होता क्या है कि ये जिस तरह से कल्पेश से कहती हैं, तो उसने कहा कि आप ठीक हो? उसने कहा हाँ ठीक हूँ, भूख लग रही है मुझे। नहीं यहाँ पर तुम खा लोगी? उसने कहा बहुत तेज भूख लग रही है, खा लूंगी, इसमें क्या स्पेशल है? आपको नहीं खिलाना तो मना कर दो। अरे हाँ हाँ बिल्कुल, मैं लेकर आता हूँ। एक काम करती हूँ, मैं यहाँ कहाँ खड़ी रहूँगी और वहीं चल रही हूँ। अरे वहाँ भीड़ सी है और तुम खा पाओगी? मैं खा लूँगी, चलो। वहाँ जाकर एक एक प्लेट दोनों ने खाना लिया, मतलब प्लेट ली, और एक पेड़ था, पेड़ के पास एक छोटी सी वो जो लकड़ी की बेंच होती है वो पड़ी थी। वहाँ जाकर बैठ गई कि यहीं बैठ जाओ पेड़ के छाँव में, यहाँ पर हवा अच्छी लग रही है। इसका मन ही तृप्त हो चुका था भाई साहब लड़के का, ये सब कुछ देखकर। ऐसा भी होता है क्या जिंदगी में? इसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है कि ये आंखों में आंसू ना मेरे होने चाहिए। मेरा नेचर बहुत ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा रूडली बात करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हूँ, लेकिन गलतियाँ हर किसी से होती हैं। मैं सॉरी बोल रही हूँ ना। नहीं नहीं, मैं पता नहीं क्यों आज थोड़ा सॉरी। नहीं सॉरी वाली बात नहीं है, सॉरी तो मैं बोलूँगी। मैंने बहुत सारी मिस्टेक करी और बेवकूफ़ी देखो, मैंने वो इतनी कॉस्टली साड़ी खरीदी थी, एक बार पहनी, उसका क्या फ़ायदा है? मैं तो उसे रिटर्न कर दूंगी ये बोलकर कि मुझे ये कलर पसंद नहीं आया और पहनी भी नहीं है, पैटर्न नहीं है और ये नहीं है वो नहीं है, पापा का नाम कहकर वो पैसे वापस ले लेंगे हम। ये हंसने लगा। अरे क्या बोल रही हो तुम? अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तुम ना निश्चिंत रहो, मैं कोई ऐसी गोटी घुमाऊंगी डैडी से कहकर, वो साड़ी वापस हो जाएगी, टेंशन ना लो। तो ये हंसने लगा और इसके हंसते हंसते मतलब ये हाल हो रहा था कि उसका ये रूप तो देखा ही नहीं था, और ये जो अब वाला है ये और कमाल है। ये कहता है कि तुम 2 मिनट यहीं बैठो जरा, मैं धन्यवाद करके आता हूँ। धन्यवाद किसका? मैं तो यहीं बैठी हूँ, किसका धन्यवाद करना है? इसने कहा तुम 2 मिनट शांत हो जाओ। अब ये यहाँ से मंदिर तक आया, लेकिन ऐसा नहीं कि लाइन सब कुछ डिस्टर्ब करके बाबा के सामने आ गया। वहीं खड़ा होता है, वहीं से हाथ जोड़कर आंख बंद करके बाबा को ध्यान करता है और कहता है कि बाबा अगर ये चमत्कार है ना, तो इससे बड़ा जिंदगी में चमत्कार नहीं हुआ मेरे। लेकिन जो चमत्कार होना बाकी है वो अभी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इनकी गाड़ी वापस आती है, गाड़ी में बैठते हैं, घर आते हैं। घर पर आकर अम्मा बाबूजी से माफ़ी मांगती है। समय बदलना शुरू हो जाता है और घर में अब सेटिस्फेक्शन है। तो घर से आदमी खुश गया, घर पर वापस जब आया तो खुश आया, तो आमदनी भी बढ़ने लग जाती है। और ये हकीकत है। आदमी काम पर स्माइल करते हुए जा रहा है, या जो काम कर रहा है उसमें स्माइल है ना, तो चेहरे पर
पैसा बढ़ता है भाई। बात को तकरीबन इनके 13 साल हो गए। ईश्वर की कृपा से, बाबा शाम के आशीर्वाद से इनके जीवन में एक बिटिया एक बेटा आया। 7 साल की बिटिया हो चुकी थी, 3 साल का बेटा था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था और ये अपने सपने को भी पूरा करने वाला था 2 महीने के अंदर। लोन के लिए अप्लाई कर चुका था, पैसे जोड़ चुका था, अब एक फैक्ट्री खोलने वाला था। लोन इसका पास हो गया और मार्केट में इसका नाम इस कदर घूम गया था, तो ऑर्डर इस पे बहुत ज़बरदस्त थे कि बस फैक्ट्री खुलते के साथ ही काम और प्रॉफिट शुरू। इसने प्रिंटिंग का काम शुरू किया था कल्पेश ने, और जो उस टाइम की सबसे महंगी मशीन्स थी वो मंगाई थी, और वो भी एक नहीं 6-7। प्रिंटिंग में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो भी बहुत सारी भर भर के, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ थोड़ा सा सामान मंगा लेते हैं, काम शुरू कर लेते हैं फिर ना जी, पूरी दुकान, मतलब दुकान कह रहा हूँ, फैक्ट्री घचा घच एकदम। और जहाँ इसकी फैक्ट्री थी वहाँ पे आसपास और भी फैक्ट्री थी, और कोई कॉटन की भी फैक्ट्री थी शायद, या कपड़े की मान के चलो। और इसके यहाँ वो जो कैलेंडर वाला कागज़ होता है वो भी बहुत था, क्योंकि कैलेंडर की भी छपाई ऑर्डर ले रखे होंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े बैनर, और बहुत सारा माल था दुकान में। इनके इस क्या कहते हैं फैक्ट्री का ओपनिंग सेरेमनी हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, मतलब खूब अच्छे से इसने भजन कीर्तन के साथ अपना काम शुरू करा। और जब घर आ रहा था तो इनके यहाँ एक प्रथा थी कि आप आज के दिन, मतलब जिस दिन उन्होंने कोई नया काम किया है, नया घर लिया है, नई दुकान खोली है, तो उस दिन मंदिर में दीपक जलेगा। बाबा शाम की बहुत प्यारी बड़ी एक भव्य इसने तस्वीर बना रखी थी जो इनके फैक्ट्री के अंदर थी, उनके सामने दिया लगाकर ये घर आ गया। 2:30 बजे इसके पास एक फ़ोन आता है, तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई है और कुछ नहीं बचेगा। ये फटाफट से अफरा तफरी में यहाँ से जा रहा होता, तभी इनकी वाइफ उठती हैं, पूछती हैं क्या हो गया, ऐसे ऐसे परेशानी हो गई है, तुम अम्मा बाबू जी का ख्याल रखना, मैं फैक्ट्री होकर आता हूँ। अब वो भी बड़ी परेशान हो गई कि भाई देखिए कोई छोटी बात नहीं है ये। इसने रास्ते से ही अपने एक दोस्त को फ़ोन करा कि मुझे ये समस्या पता चली है, क्या तू अभी मेरे साथ चल सकता है? कह रहा भाई मैं रास्ते में ही हूँ, मुझे भी ये खबर मिल गई है। और ये इनके साथ एक तरह से कह सकते हैं पार्टनर में था, लेकिन 100% उसका पैसा लगा हुआ था कल्पेश का। लेकिन इस दोस्त को अनुभव बहुत है, और ये कहते हैं ना कि काम की शुरुआत में हमारे साथ कुछ साथ दे दे तो, और बाकी अपने दोस्त पे भरोसा इतना करता है कि जो इसने बोल दिया वो बात सच है। वो बहुत ज़्यादा बचपन से खास दोस्तों में है वो इसके साथ बैठता है बाइक पर, और ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते क्या है कि 2 फैक्ट्री में आग लगी हुई है, राइट वाली लेफ्ट वाली दोनों पर, लेकिन इसकी जो बीच में फैक्ट्री है उसमें नहीं है ऐसा कुछ भी। तभी इसके दोस्त ने कहा कि शायद हमारी फैक्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है भाई, कुछ नहीं बचा। इसकी आंखों में आंसू था। ये कहता है कि लेकिन लपटें तो दाएं बाएं दिख रही है, लेकिन हमारी में लपटें, इसने बोला ही था। तो जो फैक्ट्री के ऊपर का पोर्शन थोड़ा सा खाली रहता है ना, हवा के लिए या किस चीज़ के लिए, मुझे उस चीज़ का आइडिया नहीं, उसमें आग की लपटें दिखी। इसके आंखों के आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे गंगा जमुना। सब कुछ खत्म हो गया भाई, अरे सब ठीक हो जाएगा भाई, पानी, फायर ब्रिगेड कहाँ है? फायर ब्रिगेड आई, बुझा रहे हैं आग, सब कुछ नॉर्मल करा गया जी। इसके हाथ ऐसे कांप रहे थे कि ताला, मतलब चाबी तो खैर फैक्ट्री की लानी भूल गया, ईंट से ताले को तोड़ रहा था तो इसके हाथ कांप रहे थे। इसके दोस्त ने मदद करी, यहाँ भीड़ लग गई, तमाम लोग आ गए, ताला तोड़ा गया। तो इसने मतलब ताला तोड़ते में बोल दिया था कि मैं दिया जलता छोड़ आया था बाबा शाम के सामने। तो लोगों ने इतनी सुना दी, इतनी बातें बोल दी बाबा शाम के लिए, इसकी नॉलेज के लिए, इसको बुद्धू बोल दिया और पता नहीं क्या क्या बोल दिया कि तेरी वजह से फैक्ट्रियाँ ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, उस दिए से पर्दे में और पर्दे से कागज़ में, कागज़ से फैक्ट्री में आग लग गई और ये हो गया। जैसे ही फैक्ट्री का दरवाज़ा खुला ना, तो दिया वैसा का वैसे ही जल रहा जैसा बाबा शाम के सामने इसने लगाया था। दूर एक आदमी बैठा हुआ है, एक फैक्ट्री जो कि इनके बराबर वाली है, उसका और इसका जो फैक्ट्री का एंड है ना, वो एक सेम था, बीच में कोई दीवार नहीं थी। समझ गए ना, मतलब कि 2 फैक्ट्रियां हैं साथ में, वो पूरी एक तरफ से बंद है, लेकिन जो पीछे का पोर्शन है जहाँ पर बैठकर दोनों तरफ के लोग खाना वगैरह खा लेते हैं, बैठकर बातें कर लेते हैं, कभी टीवी देख लिया, रेडियो सुन लिया, कैंटीन है एक तरह का, दोनों का मिला जुला।
और ये कैंटीन वाले की रिक्वेस्ट पर ही इन दोनों ने ऐसा किया था। उसकी कैंटीन चलती थी, यहाँ पर लोग खाना खाने आते थे, तो उसने कहा अगर बीच में दीवार नहीं होगी तो एक तरह से दोनों के लिए सही रहेगा। और दोनों ने बात मान भी ली थी। अब उनका आपस में था। वहाँ एक आदमी बैठा था। कल्पेश ने जाकर पूछा कि बाबूजी कौन हो आप हमारी फैक्ट्री में क्या कर रहे हो? कह रहे भैया आपके आदमी ने मुझे बचा लिया, मैं वरना आज मर जाता। मेरे आदमी ने बचा लिया? किसने? कह रहे मैं अपनी फैक्ट्री में था और हमें बाबूजी बोलकर जाते थे, हम तो फैक्ट्री में अंदर ही रुकते हैं, सोते हैं। आपकी फैक्ट्री में आज उद्घाटन हुआ था तो आप तो बाहर से बंद करके चले गए थे, मैं फैक्ट्री में सो रहा। एक आदमी आया, आने के बाद कहता है कि मैं कल्पेश भाई साहब के यहाँ काम करता हूँ बराबर वाली फैक्ट्री में, और आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने उससे कहा कि हाँ बताओ। तो कहता है कि यहाँ नहीं बता रहा, आप उधर आ जाओ तो मैं चाय बनाता हूँ अच्छी, और हम दोनों बैठकर चाय पियेंगे। मेरा ऐसे ही उठकर बात करने का मन कर गया उससे, तो पता नहीं आपने क्या बात कही होगी, इसलिए उसके साथ आकर मैं वो बाहर वाली टेबल पर बैठा था और एकदम से आग लगनी शुरू हो गई। वो भाई मुझे बोल कर गया कि रुको मैं थोड़ी व्यवस्था देख कर आता हूँ। वो आदमी वापस नहीं लौटा, बस मेरी ज़िंदगी बचा गया। कल्पेश ने कहा कि पहली बात, मेरी फैक्ट्री में कोई रुका ही नहीं था। दूसरी बात, आपका ही आदमी होगा, आपके साथ रुकता होगा, वो कहाँ है अब अंदर, देखो ना उसे। कह रहे कि नहीं, हमारी फैक्ट्री में कोई नहीं है मेरे अलावा। कल्पेश के दोस्त ने कहा कि श्याम बाबा थे, तेरी फैक्ट्री और तेरा सपना बचा गए और इस आदमी की जिंदगी। किसी को कोई हानि नहीं होने दी है। जो आगे की फैक्ट्री में नुकसान हुआ, ईश्वर उनकी परेशानियों को दूर करे। लेकिन बाबा ने देख तेरे सामने चमत्कार कर दिया। उस आदमी से पूछा कि कैसे दिखते थे वो। इसने जो जो बताया ना, उस तरह का ही कुछ हिसाब किताब है उस तस्वीर का जिनके आगे दिया लगा हुआ है। यहाँ तक कि जो पगड़ी का कलर है वही कलर के उसने कुर्ते पजामे पहन रखे थे, भाई साहब बोलते हैं। ये इनके दोस्त ने नोटिस करी चीजें। उसके बाद से इनकी आस्था बाबा श्याम में ऐसी बढ़ गई कि आज तक इनकी आस्था को डगमगा दे ऐसा कोई एक पल का भी समय नहीं आया। कोई भी सिचुएशन हो, अच्छी बुरी, बस बाबा श्याम का नाम लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ, हारे के सहारे ऐसे ही नहीं बोलते। सेठों के सेठ खाटू श्याम बाबा ऐसे ही नहीं बोलते। बाबा की जो सेना है, बाबा की जो फौज है, वो उन पर इतना भरोसा करती है कि किसी के कुछ कहने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना जरूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।